एक ऐसी एडवेंचरर बाइक जिसे आप हाईवे पर भी चला सकते हो और साथ ही ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। इसी के साथ सिटी में भी आप इसे काम आने पर चला सकते हो और कुछ अगर लोड है आपके साथ, सामान भी आपको ढाना है उस पर और लेके जाना है, तो वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज व्हीकल है और इसका नाम है KTM एडवेंचर 250। तो आइए जानते हैं इसी गाड़ी के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भी पर्टिकुलर इसी गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। देखो, लुक हमेशा से ही सब्जेक्टिव मैटर रहा है, मैं इस पर कभी भी नहीं बोलता वॉक अराउंड के अलावा। फिलहाल तो यहां पर आपको इमेजेस देखकर आप खुद मुझे बताना कि इसका लुक आपको कैसा लगता है। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की या फिर मजबूती की या फिर किस तरह से है इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट। तो देखो, यहां पे स्टील ट्रिलर फ्रेम जो मटेरियल है, पाउडर कोटेड जिसे कहा जाता है, उस मटेरियल की ये चेसी आपको मिल रही है। अब ये काफी ज्यादा मजबूत है, इसमें स्टील मटेरियल भी इंक्लूडेड है। हाँ, वाकई क्योंकि ये ऑफ रोडर है तो उस हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मजबूत ही होनी चाहिए, जो कि इसमें आपको मिल रही है। अब इसी के साथ इसके जो फैब्रिक मटेरियल या फिर प्लास्टिक मटेरियल या फिर जो रबर मटेरियल है, ग्लास मटेरियल है, जो भी मटेरियल इस गाड़ी में फिक्स किया गया है, अपने आप में काफी अच्छी हार्ड क्वालिटी का नजर आता है और साथ ही फिट एंड फिनिशिंग काफी अच्छे से इस गाड़ी पर महसूस आपको होती है। इस गाड़ी का जो ओवरऑल कर्व वेट है 177 kg का है और साथ ही ये मैक्सिमम पावर जनरेट करती है 30 PS की। तो यहां पे अगर देखा जाए तो बॉडी टू वेट रेशो कह लो या फिर पावर टू वेट रेशो जैसे अगर कैलकुलेशन करे तो वो भी काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है इस गाड़ी में और इसी का प्रभाव आपको हाईवे पर चलते वक्त नजर आता है जब भी आप इस गाड़ी को हाईवे पे चलाते हो। ऑफ रोडिंग की तो बात हम कर ही लेंगे आगे। हाईवे पर ये गाड़ी 80, 90, 95 सम अराउंड 100 तक भी आराम से चली जाती है, जिसमें कोई आपको दिक्कतें नहीं आती है। जबकि ये एक एडवेंचरर है, ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशली जानी जाती है, तो इतने स्पीड पर भी आराम से चलती है। हाईवे पर उससे ज्यादा भी चलती है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप इतने स्पीड पर आराम से क्रूज कर सकते हो। अब इस गाड़ी का जो ओवरऑल व्हील बेस है वो 1430 mm का है। इसी के साथ अगर आप इसका टर्निंग रेडियस देखोगे तो 1430 mm व्हील बेस जो है काफी लंबा चौड़ा व्हील बेस आ जाता है। उस लिहाज से अगर सिटी में आप इसे राइड करना चाहोगे, यानी कितनी कम जगह में ये गाड़ी घूमती है, जितनी कम जगह में ये गाड़ी घूमती है कोई भी, उतनी ही वो सिटी राइडिंग के लिए ईजी होती है, जो कि यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा व्हील बेस आपको मिल रहा है। लेकिन अब इसका जो ये व्हील बेस है इसके फायदे भी है। ऐसा है कि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो या फिर हाईवे पर इसकी क्रूज करते हो स्पीड में, तो यहां पे काफी अच्छी स्टेबल एबिलिटी इसका जो व्हील बेस है लंबा चौड़ा है, काफी अच्छी सेंट्रल ग्रेविटी बना करके रखता है, हाईवे पर चिपक कर चलता है। ये इसका एडवांटेज है। काफी अच्छी हैंडलिंग आपको ये प्रोवाइड करता है। ओवरऑल 855 mm की इसकी सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से ऊपर है, 5.6 फीट है, तब आप इस गाड़ी को कुछ हद तक चला पाओगे। उससे नीचे है तो आपको इस गाड़ी को हैंडल करने में खासी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि इसकी सीट हाइट ही कुछ इतनी है। पिलियन के लिए भी कुछ ऐसा ही है, आपको डायरेक्ट आप पैर से एक पैर नीचे और दूसरा पैर ऊपर डालकर नहीं बैठ पाओगे। आपको जो स्टैंड है, सेंट्रल स्टैंड, यानी कि जो पैर रखने का फुट रेस्ट होता है पिलियन का, उस पर पैर रख करके फिर पैर डालना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप बैठ पाओगे। और राइडर के लिए भी कुछ इसी तरह की पोजीशन यहां पर प्रोवाइड हो रही है। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसकी सीटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है, नो डाउट। राइडर के लिए भी अच्छी है, पिलियन के लिए भी अच्छी है। पिलियन अगर दोनों साइड टांगे करके बैठ रहा है, पैर करके बैठ रहा है, तो वहां पे उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। राइडर के लिए भी अपराइट है, सिटिंग पोजीशन ज्यादा झुकी हुई नहीं है जिस तरह स्पोर्ट्स सेगमेंट्स की गाड़ियों में होता है। थोड़ा बहुत है लेकिन इतना ज्यादा आपको महसूस नहीं होगा। लॉन्ग राइड पर भी आप कंफर्टेबली जा सकते हो। लेकिन अगर सिंगल साइड कोई बैठने वाला, यानी जो पिलियन है आपका, वहां पे सिंगल साइड दोनों टांगे करके अगर कोई बैठ रहा है तो वहां पर आपको मुश्किलें आ सकती है क्योंकि ये गाड़ी का सीटिंग पोजीशन पिलियन के लिए कुछ उस तरह से बनाई गई है। साथ ही अगर सीटिंग की जो कुशनिंग है वो भी आप देखोगे तो वो हार्डर साइड है, कुछ हद तक हार्डर साइड है। लॉन्ग जर्नी के टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, तो रिकमेंडेड है कि कुछ कुशन वगैरह लगा के जाए, जाली वाली जो भी चीजें होती है सीट के ऊपर कवर वो लगा कर जाए, तब भी आप लॉन्ग राइड इस पर कर सकते हो। इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग की जाती है अक्सर और ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी ऑब्वियसली। तो ऐसे में अगर एक्सट्रीम खराब रास्ते आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा खराब रास्ते हैं और आपको पहाड़ों में से चलाना पड़ जाता है, तो इस गाड़ी के नीचे से आपको कुछ भी हिट होने का कोई चांस नहीं है बिकॉज ऑफ इसका 200 mm का ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है। तो उस वजह से आप कंफर्टेबली ऑफ रोड भी कर पाओगे। अब इस गाड़ी की जो ओवरऑल हैंडलिंग है उसे और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर्स। MRF के टायर आपको यहां मिल रहे हैं। फ्रंट में 100/90 सेक्शन के 19 इंचेस के और रियर में 130/80 सेक्शन के 17 इंचेस के जो ट्यूबलेस टायर्स है आपको यहां पे मिल रहे हैं।
इन टायर्स की एक खासियत है, थोड़े से थ्रेड ज़्यादा बड़े हैं इसके, ऑफकोर्स होने ही वाले हैं क्योंकि ये ऑफ रोडर है। अब अगर हाईवे पर आप इसे चलाना चाहते हो तो आराम से चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन टायर्स के बदौलत, इतना जो ब्रॉड टायर आपको रियर में मिल रहा है उसके बदौलत आप इसकी कॉर्नरिंग भी इजीली कर पाओगे, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। आइए देखते हैं इसका दिल कैसे धड़कता है। तो यहां पे आपको 248.76 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4V DOHC का इंजन आपको मिल रहा है। BS6 इंजन आपको यहां पे मिल रहा है। आपको यहां पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, किक का कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये जो इंजन है मैक्स पावर जनरेट करता है 30 PS की @9000 RPM पर, मैक्स टॉर्क 24 Nm का @7500 RPM पर। अब ये जो इंजन है इसे हम पहले भी देख चुके हैं डूक 250 में। अब वही इंजन है जो इसमें आपको मिल रहा है। डूक 250 का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी अच्छा है, रिफाइंड इंजन है। आपको ATM के इंजन होते ही स्मूथ है और यहां पर भी वही परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। ऑलमोस्ट 9500 के ऊपर भी किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशंस महसूस नहीं हुआ है। 100+ अगर जाते हो तो फुट पेक्स पर जो राइडर है उसके फुट पेक्स पर, पिलियन के फुट पेक्स पर थोड़े से वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल रहा है, स्लीपर क्लच भी मिल रहा है, मैनुअली ऑपरेट होता है। तो यहां पे एक चीज है कि इसकी गियर शिफ्टिंग भी काफी ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा हार्ड भी नहीं है। कहीं ना कहीं मिड सेगमेंट की आप कह सकते हो, थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है तब जाकर ये शिफ्ट होता है। इस गाड़ी के फ्रंट में WP Apex 43 mm के अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो मिल रहे हैं और रियर में वही WP Apex शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल रहे हैं। सस्पेंशन के मामले में इसने वाकई कमाल करी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी के जो सस्पेंशन से ऑफकोर्स ऑफ रोडर है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो ऑफ रोडिंग भी आप कर रहे हो तो वहां पर भी इसके सस्पेंशन अच्छा खासा सस्टेन आपको कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ ड्यूल डिस्क भी मिल रही है। ब्रेकिंग के मामले में भी जबरदस्त इजाफा आपको यहां देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी 70-80 या फिर 85 पर आवर किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर भी आप चला रहे हो तब भी आपको ये इमीडिएटली जो है कवर कर लेती है, पैनिक सिचुएशन की ब्रेकिंग में अच्छी खासी सपोर्ट कर लेती है। अब यहाँ पे जो लाइट मिल रहा है आपको हेडलाइट, वो LED DRLs के साथ हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है और इसका परफॉर्मेंस डार्क नाइट में काफी अच्छा अब तक पाया गया है। 14.5 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आपको लगभग मिल सकता है। माइलेज ये 22 मैं बता रहा हूं, फाइनल मत पकड़ लेना, क्योंकि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो, तरह तरह की बातें होती है। वही प्राइस का भी सीन है, लगभग 2,48,000 से लेकर 2,50,000 के बीच में इसकी एक शोरूम प्राइस है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर आप इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी है वो पूछ सकते हो। अब आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं, कैसा है इसका सर्विस नेटवर्क और कैसा है इसका स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। तो देखो ऐसा है कि KTM का सर्विस नेटवर्क काफी अच्छा है। भारत में बजाज की उंगली पकड़कर इसने चलना सीखा है। वाकई ये काबिले तारीफ परफॉर्मेंस यहां पे दे रहा है। परफॉर्मेंस इट मीन सर्विस जो है पब्लिक को दे रहा है KTM। आफ्टर ऑल बाहर का ब्रांड है तो बाहर के ब्रांड इंडियन लोगों को काफी अच्छी सर्विस देते हैं, इंडियंस भी देते हैं, ऐसा नहीं है। अब जो इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है, जो इस 50 एडवेंचर, तो यहां पे इसके और 390 के जो एडवेंचर 390 और 250 इन दोनों का कुछ ना कुछ मतलब कॉम्बिनेशन है, कुछ स्पेयर पार्ट दोनों के कॉमन हैं। तो ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं दूर दरार रास्ते पे फंस जाती है, बंद हो जाती है, किसी मेजर पार्ट की आपको जरूरत आन पड़ती है, तो ऐसे में आपको इजीली तो नहीं लेकिन कुछ हद तक स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की चांसेस नियर अबाउट है। अगर सिटी में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सिटी में जगह जगह इसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे आपको। रूरल एरियाज में कुछ हद तक कम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर कहीं बहुत ही ज्यादा दूर हो, आप हाईवेज पर फंस चुके हो, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि सर्विसिंग कॉस्ट 400 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में आपको आ सकती है। अब यहां पे अगर कोई आप दूसरा स्पेयर पार्ट चेंज करते हो तो ये उसकी अलग से कॉस्ट आपको लगनी है। फाइनली आइए मोरल पे बढ़ लेते हैं, क्या 2.5 लाख रुपए देकर के आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, या फिर किन लोगों के लिए ये बनी है, किन लोगों को इसे खरीदना चाहिए, क्या इससे बेहतर भी ऑप्शन है मार्केट में कोई? तो देखो ऐसा है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हर जगह होते हैं, इसके भी है, लेकिन मैं यहां पे ये चीज बताना चाहूंगा कि आपको ये क्यों खरीदनी चाहिए, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, किन लोगों को ये लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो देखो ऐसा है कि अगर सबसे पहली चीज तो भाई आप एक बात ध्यान में रख लो कि अगर आपकी हाइट 5.6 फीट, 5.5 फीट, 5.5 फीट, 5.6 फीट ऐसा कुछ है, इसके ऊपर है तो ही ये रिकमेंडेड है। अदरवाइज ऑफ रोडिंग में हाइट कम होती है तो गाड़ी चलाने में दिक्कतें आती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहली चीज, अगर आप बहुत ही ज्यादा ऑफ रोड करते हो, बहुत ही ज्यादा मतलब आपका रहना ही पहाड़ों वाले एरिया में है और आपको अक्सर लॉन्ग राइड करने रहती है, हाईवेज पर भी चलना हुआ होता है और कहीं ना कहीं सिटी में आपका थोड़ा बहुत घूमना होता है,
तब मैं आपको ये गाड़ी को रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसे परचेस कर सकते हो। आफ्टर ऑल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपका ओपिनियन क्या कहता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लगती है और क्या ऐसा है जो इसमें डिसअपॉइंटेड है, कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप पर्टिकुलर इस गाड़ी के ओनर हो तो हमारे साथ आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर मंडे को मैं लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही लोगों के द्वारा भेजा गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू हर मंडे को रात 9 बजे मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। क्योंकि होता यह है कि इसी गाड़ी की अगर कोई प्लानिंग कर रहा है और आपने उसी का एक्सपीरियंस मुझे भेजा है तो उसकी हेल्प हो जाती है मेरे जरिए, आपके जरिए, बस यही चीज है। अब अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।